नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज़िया न्यूज़ पे। आज हम हैं ग्राम करौली खुर्द, वहां के प्रधान से हमारी बातचीत चल रही है। सर, पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अलीम है। मेरी माँ श्रीमती खुर्शीदा यहाँ की पिछले 10 सालों से ग्राम प्रधान हैं और मैं उनके नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ। तो सर, जैसे आपने हमें अपना परिचय दिया, हमारा सवाल अब शुरू होता है आपसे। सवाल हमारा पहले ये रहेगा आपसे कि आपने अभी आपके पूरे 5 साल में आपने क्या ऐसा काम करवाया जिससे आपको ये लग रहा हो कि अगली बार हम उठें इलेक्शन में, या आप उठना चाहते हैं अगली बार? मेरा कार्यकाल पिछला और उससे पहले वाला जो कार्यकाल है बड़ा शानदार रहा है। पिछले कार्यकाल में यानी 2010 से जो कार्यकाल शुरू हुआ था उसमें मैंने 35 लोगों को आवास दिया था। गांव के नाले, नाबदान, खड़ंजा, चक्रोट ये सब पर काम कराया था, जिससे जनता ने खुश होकर मुझे दोबारा 2015 में चुन करके दोबारा खिदमत करने का मौका दिया है। तो सर, जैसे आपको हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने क्या क्या काम करवाया। जो आपने कहा कि हमने काफ़ी काम करवाया, तो उसमें कुछ लिस्ट आउट कीजिए, क्या क्या करवाया आपने। तकरीबन मैंने मेरा पूरा गांव, जब आप मेरा सर्वे करेंगे तो आपको ओपन नाली कहीं पर नहीं मिलेगी। पूरा ड्रेन सिस्टम जो है अंडरग्राउंड मैंने पिछले 10 सालों में करा दिया है। कहीं पर आपको पूरे गांव के अंदर एक भी नाला ऐसा नहीं मिलेगा जो ओपन बह रहा हो। सारा नाला अंडरग्राउंड है। और मैंने अपने निधि के अलावा भी बहुत सारा काम ऐसा कराया है। जैसे मेरे गांव में 900 मीटर सीसी रोड हमारे जो आलमबदी विधायक जी हैं उनसे प्रस्ताव दिलवा करके हम लोगों ने गांव में लाने का काम किया है और पूरा गांव तकरीबन 900 मीटर आरसीसी हो गया। इसके अलावा मैंने 35 ऐसे लोगों को आवास दिया है जिनका नाम बीपीएल सूची में मौजूद था। इस बार हमारे यहाँ जो 2011 की जनगणना हुई और आर्थिक जनगणना में हमारा गांव के किसी व्यक्ति का नाम टेक्निकल कारण से नहीं दिख रहा था। उसके बाद दोबारा सूची बनाई गई जिसमें तकरीबन 45 लोगों का नाम आया, जिसे शार्ट लिस्ट करते हुए इस वक्त 28 लोग ऐसे हैं जो आवास पाने के हकदार हैं, जिसकी फ़ाइनल स्टेज में जांच चल रही है। इसके अलावा जो फ़िलहाल हमारे यहाँ 4 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, जैसे सामुदायिक शौचालय जो तकरीबन 3,90,000 की योजना है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। पंचायत भवन 21,70,000 की योजना है, उस पर काम चल रहा है। तीसरी योजना 2 आंगनबाड़ी केंद्र इस वक्त हमारे गांव में बन रहे हैं। एक का काम छत स्तर तक हो चुका है, दूसरा अभी फाउंडेशन स्तर पर काम उसका प्रगति पर है। तीसरा काम जो सबसे बड़ा होने जा रहा है वो जल निगम द्वारा हमारे गांव में 1,70,00,000 की टंकी पास हुई है, जिसका टेंडर हो गया है। कल उसकी ज़मीन की नाप भी हो गई है। 2 या 3 दिनों में जहां टंकी बननी है वहां पर बिजली का पोल गुजर रहा है, जिसके हटाने के लिए हम लोगों ने डीएम साहब से मिलकर के, कमिश्नर साहब से मिलकर के और बिजली विभाग से मिलकर के अपनी एप्लीकेशन दे दिया है। 2-4 दिनों में वो पोल हट जाएगा ताकि काम हमारा शुरू हो सके। इसके अलावा 90 ऐसे लोगों को जिनके पास शौचालय नहीं थी, उनको हमने शौचालय देने का काम किया है। इसके अलावा खेल का मैदान बच्चों के लिए बनवाया गया है। और लॉकडाउन में जब शुरू हुआ 22 मार्च के बाद, तो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे उनको राशन कार्ड बनवाने का काम किया गया है। और इसके अलावा जो दूसरे गांव से हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे रहते थे जो रह करके दिहाड़ी करते थे, उनको तहसील द्वारा राशन दिलाने का काम लॉकडाउन में किया गया है। बीच में सरकार ने ये कहा कि एक साल में दो बार जो नरेगा के मज़दूर हैं उनको फ्री राशन दिया जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से जो कार्ड होल्डर बच रहे थे, मैंने कोटेदार को अपने जेब से पैसा जमा करके पूरे गांव को फ्री में राशन दिलाने का काम मैंने किया है। इन सब कामों को देखते हुए मुझे ये उम्मीद है कि मुझे मेरी जनता दोबारा काम करने का मौका देगी। इसके अलावा एक योजना आई थी सौभाग्य योजना, जिसमें बिजली
का कनेक्शन जिनके पास नहीं, या बिजली नहीं थी, उनको मैंने बिजली मुहैया कराने के लिए 35 पोल लगवाए हैं बिजली विभाग से प्रस्ताव दे करके। 3 जो है 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाया है। उसके अलावा जिनके पास बिजली नहीं थी उनको बिजली कनेक्शन दिलाया है। और पूरे गांव में मेरे इस वक्त तकरीबन 7 से 8 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं मेरे प्रयासों से। जी जी। इसके अलावा तो जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन का भी आपने नाम लिया, तो ये सबसे बड़ी महामारी थी पूरे वर्ल्ड में एक समय में। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके गांव की, आपके ग्राम की लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो हमारे डेली के मज़दूर थे उनको किसी न किसी तरह से हम लोग ये चाहते थे और सरकार भी ये चाहती थी कि उनको रोज़गार दिया जाए। तो उसका तरीका गवर्नमेंट ने ये ढूंढा कि जो हमारे मनरेगा के कार्ड होल्डर हैं उनको हम रोज़गार दें। तो उस रोज़गार के लिए लेखपाल, सेक्रेटरी और ऐसे लोगों ने मिलकर के ऐसी योजना बनाई कि जिससे हमारे मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पा सकें। उसमें तमाम चक्रोट ऐसे आए जिस पे चक्रोटों पर काम हुआ। कुछ निजी लोगों ने पोखरिए का प्रस्ताव दिया था, ताकि हमने पोखरी का काम शुरू कराया ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग मज़दूर पा सकें, उनका जीवन यापन आसानी से चल सके। ये काम लॉकडाउन से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ बारिश हो गई है, बारिश के मौसम में अब मनरेगा योजना से जो पक्की स्कीमें आई हैं उन स्कीमों को गवर्नमेंट चला रही है। उसके तहत 4 ऐसी योजना है, जैसे पशुपालन योजना है, उसमें पशु शेड बनने हैं। 4 लोगों के पशु शेड इस वक्त बन रहे हैं हमारे गांव में। उसमें अबूज़र, मोहसिन, रामासरे और फिरोज़, ये 4 लोगों के पशु शेड बनने हैं। और ये पशु शेड में उन्हीं लोगों का नाम रोज़गार देना था जो बाहर से प्रवासी मज़दूर आए थे। तो कोशिश हम लोगों की ये थी कि प्रवासी मज़दूरों को ही हम लोग रोज़गार दें, और हम लोग उसमें कामयाब रहे और काफ़ी लोगों को हमने रोज़गार दिया भी। सर, आपने अभी हमको बताया कि लॉकडाउन में आपके गांव की सबसे बुरी स्थिति। मैं ये जानना चाहूँगा वहाँ पे आपके गांव का जो उस समय हल था, या आपका उस समय जो उनके पास तकलीफ़ें थी लॉकडाउन में, तो वहाँ पे आपका जो आपने पर्सनल हेल्प की वो क्या थी आपके गांव की? पर्सनल हेल्प जो गवर्नमेंट कर सकती थी उस गवर्नमेंट ने किया। जो हम कर सकते थे, जिसे हम बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं, हमने पर्सनल तौर से बहुत सारे लोगों की रुपए से, दाने से, गल्ले से और उनके रिहाइश के, जैसे बहुत सारे ऐसे मज़दूर आ गए थे जिनके पास एक ही कमरा था। अगर हम उनको मुहैया अगर कोई कमरा ना या स्कूल ना दिलाते तो वो इन्फेक्टेड होने के चांस ज़्यादा थे। तो हमने अपना प्राइमरी स्कूल जो है पूरा खोल दिया था, जो बाहर से मज़दूर आएँ ताकि वो आसानी से उसमें रहें, और जब उनका पीरियड 14 दिन का पूरा हो जाए तब वो अपने घर को जाएं, ताकि उनको भी हम बचा सकें और उनके घर के लोगों को भी इन्फेक्शन से बचा सकें। इसलिए हमने प्राइमरी स्कूल, इस्लामिया स्कूल और 2-1 ऐसी प्राइवेट जगहें थी कि अगर बाय द वे ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो जाए तो वहाँ पर हम उनको शिफ्ट कर सकें। और ज़्यादातर कोशिश ये थी कि जो फैमिली से लोग आते थे उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। हमने डॉक्टरों को और हेल्थ वर्कर्स को फ़ोन करके ज़्यादातर लोगों को हमने स्कूल के अंदर ही हेल्थ चेकअप करवा दिया। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़िया ने उसके साथ जुड़ने के लिए।